इस सनसनीखेज सुसाइड मिस्ट्री के सेंटर में कोरियन गेम है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां पूरे दिन कोई कोरियन गेम खेलती थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसी कोरियन गेम में ही इन बच्चियों को ऐसा टास्क दिया गया था जिसकी वजह से तीनों ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। सुसाइड से पहले बच्चियों ने सीक्रेट डायरी बनाई थी जिसमें जान देने की बात लिखी हुई है। इसके साथ ही दीवार पर बच्चियों ने मैसेज भी छोड़ा है। दिल दहला देने वाली इस घटना की एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। ऑनलाइन गेम और मोबाइल की लत कैसे छोटे छोटे बच्चों की जान पर भारी पड़ती जा रही है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस सब की बात करूंगा। पहले तो आपको इस घटना की पूरी डिटेल बताता हूं, आप खुद सन्न रह जाएंगे। रात के 2 बजे गाजियाबाद की हाई राइज भारत सिटी सोसाइटी में चीख पुकार मच गई। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में 3 बच्चियों की डेड बॉडी पड़ी हुई। तीनों बच्चियां खून से लथपथ थी। शुरू में तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। लोगों ने यह तो देखा कि बच्चियां बिल्डिंग से गिर गई हैं, लेकिन किसी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने सुसाइड किया। आप सुसाइड करने वाली बच्चियों की उम्र सुनिए। सबसे बड़ी निशिका की उम्र 16 साल थी, उससे छोटी प्राची की उम्र 14 साल थी, जबकि पाखी की उम्र 12 साल। यह परिवार सोसाइटी के 9वें फ्लोर पर रहता था। जिस कमरे से बच्चियों ने छलांग लगाई वो अंदर से लॉक था। ऐसे में पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। खिड़की के पास रखा वो स्टूल भी दिखा जिस पर चढ़कर बच्चियों ने खिड़की से छलांग लगाई। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां कोई ऑनलाइन कोरियन गेम खेलती थी और इसी गेम के चलते वो अक्सर पूरे परिवार से अलग एक कमरे में रहने लगी थी। पुलिस ने जब बच्चों का कमरे का दरवाजा खोला तो कई सारी फैमिली फोटो जमीन पर राउंड शेप में रखी हुई थी। इसे भी गेम का कोई हिस्सा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस गेम में 50 टास्क थे और तीनों बहनें आखिरी टास्क पर पहुंच चुकी थी। इस गेम में तीनों बच्चियों ने एक ग्रुप भी बनाया था जिसमें बीच वाली बहन बॉस थी। वो अपनी दोनों बहनों को ऑर्डर देती। बच्चियों के माता पिता समझ ही नहीं पाए कि बच्चियां क्यों ऑर्डर दे रही और ग्रुप क्यों बनाया गया है। सुनिए बच्चियों के पिता ने क्या बताया। हमें तो आज पता लगा कि वो टास्क चल रहा था कि वो उसमें एक ग्रुप बनी हुई थी कि जी मैं एक सीनियर हूँ, वो उसके ऑर्डर मान रहे थे। मैं सोच रहा गेम खेल रहे हैं जी। कोई गेम के दौरान कोई बॉस भी था क्या? उन्होंने बताया कौन बॉस था? हाँ, प्राची थी वो। करीब मैं इनकी बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैंने सोचा कोई गेम खेल रहा हूँ। हम भी बचपन में खेलते थे बहुत सारे। अकेले रहते थे वो, जहाँ भी रहते थे। हम उनके कमरे में पहुंच जाते थे ना तो वो दूसरे कमरे में चले जाते थे खेले। इन बच्चियों पर कोरियन ऑनलाइन गेम इतना हावी हो गया था कि ये बच्चियां कोरियन कल्चर फॉलो करने लगी। घर में बच्चियों के जो स्कूल के बैग मिले हैं उस पर कोरियन पॉप स्टार की फोटो है। यह भी बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां कोरियन गाने सुनती थी, कोरियन पॉप स्टार को फॉलो करती थी, ऑनलाइन गेम्स भी कोरियन खेलती थी। स्कूल में अपना नाम कोरियन भाषा में बताती थी। मोबाइल की स्क्रीन पर लड़कियों की तस्वीर थी, उस पर कोरियन भाषा में उनके नाम लिखे थे। लड़कियों की मां भी कह रही है कि कोरियन गेम ने मेरी लड़कियों को मार दिया। पुलिस को घर की दीवार पर एक मैसेज भी मिला जिसमें अकेलेपन का और इमोशनल मैसेज लिखा हुआ है। दीवार पर बच्चियों ने 2 मैसेज लिखकर काट भी दिए जिसमें लिखा था, मैं बहुत बहुत अकेली हूं, मेरी जिंदगी बहुत बहुत अकेली है। पुलिस को बच्चियों का सुसाइड नोट भी मिला है जिसके पहले पन्ने पर लिखा है, इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है, अभी पढ़ो, सॉरी पापा। इसके नीचे रोने वाली इमोजी भी बनी है। इसमें जिस डायरी की बात की गई है वो 8 पन्नों की पॉकेट डायरी है जिसमें बच्चियों ने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए अपनी पूरी कहानी दर्ज की। इस सुसाइड नोट को बच्चियों के पिता ने भी पढ़ा था। उन्होंने बताया कि सुसाइड नोट में लिखा था कि मम्मी पापा पूरी डायरी ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें लिखा हर शब्द सच्चा है। पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जिंदगी है और कोरियन हमारी जान है। आप हमें नहीं छुड़ा सकते। सॉरी, हम जान दे रहे। आप सोचिए किस तरह का माहौल रहा होगा कि छोटी छोटी बच्चियों ने जान दे दी। और इसलिए बहुत जरूरी है, बच्चों को आप मोबाइल दे रहे हैं, गेम खेलने दे रहे हैं, उसकी समय सीमा तय कीजिए। उनके साथ खेलिए। वो आप इस कमरे में जा रहे हैं, वो दूसरे कमरे में जा रहे हैं, ये एक संकेत है बॉस कि मामला ठीक नहीं है। खैर, अभी पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी तो और बातें पता चलेंगी, लेकिन इस देश ने सबको झकझोर के रख दिया। ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं मान लीजिए वहां से डेयरी प्रोडक्ट आ गए। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार ने डेयरी का दरवाजा खोल दिया है तो खुल के बोलिए कि वहां से डेयरी प्रोडक्ट आएगा, आप सनातनी नहीं रह जाएंगे। लेकिन आपको खुद पता है कि ऐसा नहीं हुआ है, या आप अभी डील के बारे में जानते नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर वहां से डेयरी प्रोडक्ट आ गया तो आप कैसे सनातनी रहिएगा। तो जब नहीं पता तो कुछ देर इंतजार कर लीजिए सुनने का।
ट्रेड डील पर यह भ्रम का माहौल बनाना शुरू किया था राहुल गांधी ने, जिनका पूरा नैरेटिव ही इस ट्रेड डील से खत्म हो गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अमेरिका के साथ हुई डील का विरोध करने के लिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। शिवराज ने राहुल गांधी को झूठ की दुकान और भ्रम फैलाने की मशीन तक कह दिया और कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। भारतीय किसानों के सभी हित सुरक्षित रखे गए हैं। सरकार ने डेयरी और अनाज को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है जिससे देश को नुकसान हो। इस डील से देश के किसानों को फायदा ही होगा। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पीएम मोदी के उस कमिटमेंट के तहत हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन किसानों के हित में आंच नहीं आने दूंगा, और उन्होंने आंच नहीं आने दी। आज लोकसभा और राज्यसभा में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोलते हुए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी साफ कर दिया कि इसमें भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा सुनिश्चित की गई। सुनिए पीयूष गोयल। भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। वाणिज्य मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र के जो भी सेंसिटिव मामले थे उनको सुरक्षित रखा गया है। फिर हंगामा क्यों हो रहा है? और अगर डील की डिटेल सामने आने के बाद कुछ गलत दिखे तो हंगामा कीजिए, इसमें कौन मना कर रहा है। लेकिन एक बड़ा लॉजिकल बात आपसे पूछता हूं। 6 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने 25% और फिर 50% टैरिफ लगाया, जब तब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, भारत नहीं झुकेगा और हम किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम डेयरी मार्केट नहीं खोलेंगे आपके लिए पूरी तरीके से, तो जब तब नहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, तो अब जब मदर ऑफ ऑल डील साइन कर ली, जब दुनिया भर के देश भारत से सट गए, भारत 6 महीने का तूफान झेल गया, उससे और बेहतर होकर निकल आया, तब नरेंद्र मोदी समझौता कर लेंगे। अगर करना होता तो 6 महीने पहले नहीं किए होते, जब प्रेशर बन रहा था। उस वक्त तो नरेंद्र मोदी सामने खड़े हो गए कि नहीं, मेरे किसानों के को नहीं छूने दूंगा। और अब मोदी 6 महीने बाद इनके हिसाब से कहेंगे नहीं नहीं, काम करते ना, 6 महीने पहले जो नहीं किया था अब कर लेता हूं। कोई लॉजिक है इस बात का? सरकार लगातार कह रही है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को यह बात समझ में या तो आ नहीं रही या वो समझना चाहते नहीं है। जबकि आप देखिए, यही बात अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने भी कही, जो खुद भारत अमेरिका ट्रेड डील में एक नेगोशिएटर भी हैं। जेमिसन ग्रियर ने साफ कहा कि भारत कृषि उत्पादों पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगा। भाई, यहां के लोगों पे भरोसा नहीं होता ना, अपने देश के मंत्री प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। अमेरिका वाले को तो सुन लो, वो भी कह रहा है कि भारत ने समझौता नहीं किया है। यानी अमेरिकी व्यक्ति जो नेगोशिएशन में शामिल था वो भी कह रहा है कि भारत ने अपने की एरिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन चूंकि शायद इंडी गठबंधन को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तो अभी हार नहीं रहे, मदर ऑफ ऑल डील, फादर ऑफ ऑल डील हो गई, तो फिर इनकी पॉलिटिक्स का क्या होगा? झूठ भ्रम चल रहा है, लपालप लेके जा रहे हैं कि ये हो गया वो। लेकिन इंडी गठबंधन में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अगर किसी से सीखना है तो ममता बनर्जी से कम सीखें।